So coming to the next topic is why did Soviet Union disintegrate? ये समझने वाली बात है कि सोवियत यूनियन का विघटन क्यों हुआ, वाई दिस इज द इशू, ये हमें समझना है. सो हाउ डिड द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट? विश्व की जो दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है वो अचानक कैसे बिखर गई? दिस इज a क्वेश्चन वर्थ आस्किंग, not just to understand the Soviet Union and the end of the communism, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse. तो सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना जरूरी था. यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही आखिरी बार, आगे भी ये सब होगा. So while there are unique features of Soviet collapse, there may be more general lessons to be drawn from this very important case. तो ऐसे तो सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हैं, लेकिन इस मामले से हम एक सर्वसामान्य सबक भी सीख सकते हैं. There is no doubt that the internal weaknesses of Soviet political and economic institutions which failed to meet the aspirations of the people were responsible for the collapse of the system. तो ये कह रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात तो जग जाहिर है कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल को पूरा नहीं कर पा रही थी जो उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थे. एंड ये जो है यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा. Economic stagnation for many years led to severe consumer shortage, and a large section of Soviet society began to doubt and question the system and to do so openly. तो ये जो क्या हुआ कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी सालों तक गतिरुद्ध रही, स्टैग्नेट हो गई. तो इससे क्या हुआ कि जो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को ही शक की नज़र से देखने लगा, उस पर खुलेआम सवाल करने शुरू कर दिए. सो इफ इकोनॉमिक स्टेगनेशन होगा दोस्तों, है ना, कंज्यूमर शॉर्टेज होगी, तो ये लोगों के मन में तो आपके खिलाफ असंतोष पैदा करेगा ही करेगा. सो वाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टेगनेट? ये अब समझने वाली चीज़ है कि यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसी हुई और यह अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया. द आंसर इज पार्शियली क्लियर. इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है. द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग ए न्यूक्लियर एंड मिलिट्री अर्सनल एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम, द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन पर्टिकुलर. तो इस सिलसिले में यह बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजों के सामान पर लगाया. सो ज़्यादा फोकस किस पे था? न्यूक्लियर एंड मिलिट्री अर्सनल पे. और क्या किया? और इसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वो सोवियत के नियंत्रण में बने रहें, खास करके जो सेंट्रल एशियन के जो रिपब्लिक थे. तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, है ना, सोवियत यूनियन के जो ईस्टर्न यूरोप के कुछ लघु कंट्रीज थे जो इनके साथ रहते थे, इनके पे काफ़ी खर्च किया ताकि ये उनके साथ जुड़े रहें. दिस लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट द सिस्टम कुड नॉट कोप विद. तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ही सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी. At the same time, ordinary citizens become more knowledgeable about the economic advance of the West. और जो आम आदमी थे इसी साथ वो पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में उनको जानकारी बढ़ी. सो दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम्स ऑफ द वेस्ट. तो जो आम नागरिक थे उनको अपने सिस्टम की कमजोरी वेस्ट के कंपैरिजन में जो वहाँ हो रहा और अपने में हो रहा, इन दोनों के बीच में फ़र्क, डिस्पैरिटीज उनको दिखने लगा. After years of being told that the Soviet system was better than the Western capitalism, the reality of its backwardness came as a political and psychological shock. तो जो इतने दिनों से समझाया जा रहा था कि जो सोवियत राज व्यवस्था है वो पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन जिनकी जो पिछड़ापन है, इनकी जो बैकवर्डनेस की जो सच्चाई है, इसके कारण ये राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को ये धक्का लगा. The Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well. सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से भी गतिरुद्ध हो चुका था.
सो इकोनॉमिक के साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस में भी स्टैग्नेट हो गया था। द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत फॉर ओवर 70 ईयर्स वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, जो रूल कर रही थी 70 सालों से सोवियत यूनियन पे, वो जनता को जवाबदेह नहीं थी, अकाउंटेबल नहीं थी, है ना। द ऑर्डिनरी पीपल वेयर एलिनेटेड बाई स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशंस, rampant corruption, the inability of the system to correct mistakes it had made, the unwillingness to allow more openness in the government, and the centralization of authority in a vast land. तो ये जो गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार है ना, रैम्पेंट करप्शन, एंड अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने की प्रति अनिच्छा, है ना, एंड देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। वर्स स्टिल, द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेंड मोर प्रिविलेजेस दैन ऑर्डिनरी सिटीजन। और इससे भी बुरी बात थी कि जो पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। People did not identify with the system and with the rulers, and the government increasingly lost popular backing. तो लोग अपने को राज व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधिकार खिसकता चला जा रहा था। Gorbachev reform promised to deal with these problems. Gorbachev promised to reform the economy, catch up with the West, and loosen the administrative system. तो जो मिखाइल गोर्बाचोव ने इन सुधारों में इन दोनों समस्याओं का समाधान का वायदा किया था। एंड गोर्बाचोव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने, वेस्ट के बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। यू मे वंडर वाई सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ गोर्बाचोव्स एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड हिज अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स। तो आपको ये जानकर थोड़ा सा ये आश्चर्य होगा कि जब गोर्बाचोव को रोग का ठीक ठाक से पता चल गया था और उसका निदान कर रहे थे, वो सुधार को लागू करने का उसका प्रयास भी ठीक था, तो फिर भी सोवियत संघ क्यों टूटा? सो हेयर इज वेयर द आंसर्स बिकम मोर कंट्रोवर्शियल एंड वी हैव टू डिपेंड ऑन फ्यूचर हिस्टोरियंस टू गाइड अस बेटर। तो इस बिंदु पर जो आकर जो है उत्तर वो थोड़ा विवादित हो जाता है और इस स्थिति को हमें आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। The most basic answer seems to be that when Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted and became virtually impossible to control. तो जो सबसे सटीक उत्तर है वो ये जान पड़ता है कि जब गोर्बाचोव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, है ना, गोर्बाचोव ने जब सुधारों को लागू किया, रिफॉर्म्स को थोड़ा सा लाया एंड लूजन किया, सिस्टम को थोड़ा ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही लोगों को लगा था। सो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई चला गया। देयर वेयर सेक्शंस ऑफ द सोवियत सोसाइटी which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with his methods. तो ऐसे लोग थे जो उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे, है ना, उनको ऐसा लग रहा था कि गोर्बाचोव को और तेज गति से कदम उठाना चाहिए था और वो निराश हो गए। सो दिस डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड और दे बेनिफिटेड टू स्लोली। Others, especially members of the Communist Party and those who were served by the system, took exactly the opposite view. तो जो जहाँ तक कुछ लोगों ने सोचा था कि जिस स्पीड से फ़ायदा होगा वैसा फ़ायदा हुआ नहीं, या संभव है उसकी गति बहुत धीमी लग रही थी कुछ लोगों को, लेकिन जो एक खास करके जनता का एक हिस्सा ऐसा भी था, खास करके जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, वो लोग सोवियत व्यवस्था के फ़ायदे में थे, तो उनके विचार इनसे ठीक उल्टा थे क्योंकि वो तो फायदे में चल रहे थे। दे फेल्ट दैट देयर पावर्स एंड प्रिविलेजेस वेर इरोडिंग एंड गोर्बाचोव वाज मूविंग टू क्विकली। तो जो पार्टी के लोग थे वो सोच रहे थे कि भाई उनके तो पावर्स और प्रिविलेज अब धीरे धीरे कट रहे हैं और गोर्बाचोव जो है वो बहुत जल्दी दिखा रहे हैं। जहाँ जो दूसरी लोग हैं जो पार्टी के नहीं थे, जो त्रस्त लोग थे, उनको लग रहा था कि गोर्बाचोव बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और जो पार्टी के लोग थे, है ना, जो विशेषाधिकार रखते थे, उनको लगा कि गोर्बाचोव बहुत फास्ट तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे। सी इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। यू कैन सी कि हाउ द डिफरेंट पीपल, आप किस तरीके कहाँ पे हैं, उससे काफ़ी कुछ परसेप्शन बन जाता है। सो गोर्बाचोव
In this tug of war, Gorbachev lost support in on all the sides and divided public opinion. तो ये जब रस्सी की जो खींचतान हुई, इसमें गोरबाचो का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बट गया. Even those who were with him became disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies. तो जो लोग गोरबाचो के साथ थे उनका भी मोह भंग हो गया और ऐसे लोगों ने सोचा कि गोरबाचो खुद अपनी ही नीतियों को ठीक तरीके से एडिक्वेटली बचाव नहीं कर पा सके, डिफेंड नहीं कर सके. All this might not have led to the collapse of Soviet Union, but for another development that surprised most observers and indeed many insiders. तो इन सारी बातों के बावजूद संभवतः जो है पॉसिबिलिटी था कि सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए. द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर सोवरेंटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया एंड बाल्टिक रिपब्लिक्स, Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, Georgia and others proved to be final and most immediate cause for disintegration of the USSR. Here again there are differing views. तो यह घटना क्या थी? यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की. जो रूस और जो बाल्टिक गणराज्य थे, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया, ऐसे जो देश थे, इन सब जैसे जो देश थे, ये सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे. राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ. इट वॉज द फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर डिसइंटीग्रेशन. द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सॉवरेंटी, है ना. तो डिजायर फॉर सॉवरेंटी एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये फाइनल और मोस्ट इमीडिएट कॉज था डिसइंटीग्रेशन का. ये बात याद रखिएगा. बट इसमें भी अलग अलग विचारधाराएं हैं. देयर आर डिफरिंग व्यूज ऑन दिस. वन व्यू इज दैट नेशनलिस्ट अर्जेस एंड फीलिंग्स वेर वेरी मच एट वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ सोवियत यूनियन and that whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. तो एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी और चाहे सुधार होते या न होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था. दिस इज ए व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री. तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम, खैर यह तो इतिहास की एक अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ है ना कि, बट श्योरली इट इज़ नॉट द अनरीजनेबल व्यू गिवन द साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ द सोवियत यूनियन एंड इट्स ग्रोइंग इंटरनल प्रॉब्लम्स. तो ये अनुमान लगाना है, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है. देयर इज सम अमाउंट ऑफ थॉट प्रोसेस इन दिस ऑल्सो. सो अदर्स थिंक दैट गोरबाचोव रिफॉर्म्स speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and rulers could not control it. और कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि गोरबाचोव के जो सुधार थे, वो सुधारों ने राष्ट्रवादियों, जो नेशनलिस्ट लोगों के उनके असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा. So ironically, during the Cold War, many thought that the nationalist unrest would be strongest in Central Asian republics given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and their economic backwardness. तो लेकिन विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग ये सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा. लोग सोचते थे कि यहाँ सबसे ज़्यादा अनरेस्ट होगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, बिकॉज क्योंकि ये जो सेंट्रल एशियन के जो क्षेत्र थे ये थोड़े एथनिकली और रिलीजियसली ज़्यादा डिफरेंट थे. जो रशिया था, सोवियत यूनियन के जो अदर कंट्रीज थे, सोवियत यूनियन से ये ज़्यादा इथनिक एंड रिलीजियसली डिफरेंस थे. हाउएवर, एज द थिंग्स टर्न्ड आउट, nationalist dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in the more European and prosperous part in Russia and the Baltic states as well as Ukraine and Georgia. लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति जो राष्ट्रवादी असंतोष था वो ज़्यादा यूरोपीय और जो अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्य थे. सोच रहा था कि सेंट्रल एशिया वाले में होगा, लेकिन कहाँ हुआ? यूरोप वाले में. सोच रहा था जो सेंट्रल एशिया गरीब है वहाँ होगा, लेकिन जो यूरोप वाले जो ज़्यादा समृद्ध थे वहाँ ज़्यादा असंतोष हुआ.
जिसमें रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रबल नजर आया। Ordinarily, people here felt alienated from the Central Asians and from each other, and concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union. तो यहाँ के आम लोगों को अपने मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से थोड़ा अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था और इन गणराज्यों के लोगों में यह एक भाव कर गया था कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इनको लग रहा था कि हम उनका बैकवर्डनेस को हम ढो रहे हैं और इस कारण से हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉज था डिसइंटीग्रेशन का।